नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, हुई कुर्की, चल अचल संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भी बुलडोजर चला। यहां बुलडोजर सालों से फरार कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पर चला है। दरअसल चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र में सालों से फरार कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पर कुर्की जब्त की गई है। टोकलो थाना की पुलिस ने विजय हेम्ब्रम के घर की चल अचल संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार टोकलो थाना अंतर्गत ऊंची बीता गाँव के रहने वाले कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी, सोनवा, चक्रधरपुर, टोकलो सहित विभिन्न थानों में डकैती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो सालों से फरारी काट रहा है। मुखिया के काम का डंका गूंजा राज्य स्तर में। गांव वालों ने कहा अब जाना वोट की कीमत। सरायकेला खरसावां में गम्हरिया प्रखंड के दुग्धा पंचायत के मुखिया मोहन बास्के जी के काम का डंका हर तरफ गूंज रहा है। साथ में फोटोकॉपी मशीन और स्टाम्प लेकर घर घर जाकर समस्या जानना, वृद्धा विधवा पेंशन की सूची में जोड़ना, गाँव के हर चापाकल की निरीक्षण कर उसकी तत्काल मरम्मत करवाना, तपती गर्मी में पानी के संकट से निजात के लिए लगातार जल मीनार लगवाना उनके कुछ कामों में से है, जिनकी वजह से राज्य स्तर के लोग उनका मिसाल पेश कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए भी मिला है सम्मान। बता दें कि मुखिया जी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर स्वच्छता का खास ख्याल रखते हुए पंचायत को जिले के सबसे स्वच्छ पंचायत बनाने में लगे हुए हैं। जेल में बंद गरीब आदिवासियों के लिए राज्यपाल राधाकृष्णन ने उठाई ये मांग। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली विलंब के लिए कही भी गई है कि देरी से मिला न्याय ना मिलना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने न्यायिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रास्ते तलाशनी चाहिए। हमें जमानतदार और कानूनी संसाधनों के अभाव में जेलों में बंद गरीब आदिवासियों की दुर्दशा पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों के बीच की खाई को पाटना चाहिए जो कानूनी प्रतिनिधित्व वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि झारखंड उच्च न्यायालय राज्य के नागरिकों के बीच विश्वास और भरोसा को बढ़ाएगा, साथ ही सभी के लिए न्याय की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त करेगा। लोग आपकी और विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं, उनकी भूमि विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ लोग न्याय के लिए जाते हैं। लोग न्यायपालिका के प्रति आस्था रखते हैं और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान व आदर करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उठाई न्यायिक सेवा में आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 165 एकड़ में फैला है। इसके निर्माण पर 600 करोड़ रुपया खर्च हुई है। अगर जमीन की कीमत जोड़ लिया जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। श्री सोरेन ने कहा कि समय समय पर उच्च न्यायालयों में भी अतिरिक्त आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार को हाईकोर्ट की आधारभूत संरचना के लिए केंद्रीय योजना बनानी चाहिए। इसका परिसर देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है। ये झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सरल, सस्ता तथा जल्द न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में न्यायिक सेवा में उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय की संख्या नगण्य है। ये चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। चूंकि इसी सेवा से उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश नियुक्ति किए जाते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अंत आदिवासी बहुल राज्य में वरीय न्याय सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान होनी चाहिए। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप कर रहा था राजनीति में आने का प्लान। केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर हुआ था करोड़ों की ठगी। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने रिमांड के दौरान पूछताछ में बुधवार को कई मामलों का खुलासा किया है। एनआईए के अधिकारियों को उसने बताया कि भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने उनसे करीब 2 करोड़ रुपया लिया था। रुपया लेने के बाद मंत्री से दिल्ली ले जाकर मिलवाने का आश्वासन दिया गया था। उसने बताया कि वो राजनीति में आने का विचार कर रहा था। अगर उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हो जाती तब वो सरेंडर कर देता, लेकिन मंत्री से उसकी मुलाकात नहीं करवाकर उससे 2 करोड़ रुपया ठग लिया गया। केंद्रीय मंत्री से मिलवाने की बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को कई बड़े नेताओं का करीबी बताया था। उसने ये रुपया लेवी के वसूले गए पैसे से दिए थे। दिनेश गोप ने यह भी बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदली थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ एनकाउंटर में बचने के बाद वो गिरोह को फिर से संगठित करने के लिए नेपाल भाग गया था। नेपाल में उसके फरारी के दौरान वहां रहने में राम यादव ने सहयोग किया था। राम यादव वहां का स्थानीय मुखिया है। वहां के नेताओं के साथ भी उसके अच्छे संपर्क हैं, जिसके कारण वो रहने के दौरान उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दिनेश गोप ने एक उग्रवादी के रूप में अपना परिचय कभी राम यादव को नहीं दिया था। उसने राम यादव को बताया कि वो नेपाल व्यवसाय करने आया है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो लेवी में वसूले गए पैसे को अपने सहयोगी के माध्यम से नेपाल भी मंगवाता था।
दिनेश गोप ने वहां कोई संपत्ति तो नहीं खरीदा है, उसने वहां किस व्यवसाय में कितना पैसा निवेश किया है, इन सब की अभी जांच हो रही है। दिनेश गोप ने पूछताछ में अपराधियों के साथ पीएलएफआई के उग्रवादियों के साठगांठ की जानकारी दी है। अपराधियों की मदद से वो कैसे घटना को अंजाम देता था, इसका खुलासा किया है। दिनेश गोप ने हवाले के जरिए झारखंड से बाहर भी रुपया भेजने की जानकारी दी है। वो कुछ सेल कंपनियों के माध्यम से रुपया निवेश भी करता था। इसके बारे में अब एनआईए के अधिकारी और जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मिली लाचार महिला को पेंशन 7 किलोमीटर दूर से बहंगी में लेकर बैंक आए थे पति पुत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लातेहार के महुआडार स्थित ग्वालाखाड़ गांव की वृद्धा और लाचार महिला लालो कारवाइन को आखिरकार वृद्धा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। अब हर महीना उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लालो कारवाइन समेत गाँव के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना और गाँव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली थी कि वृद्धा महिला लालो कारवाइन वृद्धा पेंशन के लिए 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र चक्कर लगा रही है। बायोमेट्रिक काम नहीं करने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूरस्थ गांव से उसे टोकरी की बहंगी में उठाकर पिछले 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र लाया जा रहा है, क्योंकि वो चलने में असमर्थ है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लातेहार डीसी को मामले की जांच कर लालो कारवाइन को पेंशन और उनके परिवार को अन्य जरूरी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया है। सीएम ने यह भी आदेश दिया है कि ग्वालाखाड़ा गांव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने और योजनाओं के अधिकार से कोई वंचित न रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। एटीएस रांची को बड़ी उपलब्धि, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस में 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ बक्सर व बंगाल के 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एंटी टेरर स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत बरकाकाना स्टेशन पर एक ट्रेन से 1 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिला और 1 पुरुष है। पारसनाथ पर्वत पर मना मोक्ष कल्याण महोत्सव, 3 जैनाचार्यों के समेत 67 जैन श्रमणियों का हुआ मंगल प्रवेश। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सम्मेद शिखर एक बार फिर गुलजार हो रहा है। जैन तीर्थ नगरी मधुबन में जैन संतों का प्रवेश शुरू हो गया है। बुधवार को एक साथ 3 जैनाचार्यों सहित 67 जैन श्रमणियों का मंगल प्रवेश हुआ। गाजी बाजे एवं जयकारों के साथ सभी जैनाचार्य मधुबन स्थित तलेटी तीर्थ पहुंचे। तीनों जैनाचार्यों का चातुर्मास तलेटी तीर्थ मधुबन में होगा। फिर मधुबन में दीक्षा महोत्सव भी होगी। पलामू में 2 मजदूरों की वज्रपात से मौत, 2 की हालत गंभीर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई है। इस दौरान वज्रपात में हुई पलामू में वज्रपात के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के तेंदुआ काला गाँव की है। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर आहार में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम का रुख बदल गया और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए चारों मजदूर पेड़ के नीचे छुप गए। इसी बीच वो वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना में 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। झारखंड बोर्ड इस दिन जारी कर सकता है इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कला व वाणिज्य संकाय का रिजल्ट 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। दोनों रिजल्ट 28 मई के बाद जारी होने की पूरी संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जून में 8वीं, 9वीं व 11वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 23 मई को जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी किया था। मैट्रिक में 95% से अधिक स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि इंटर साइंस में 85% से अधिक बच्चे ने सफलता पाई है। मैट्रिक व इंटर साइंस के रिजल्ट जारी होने के बाद खराब रिजल्ट वाले 11 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रिजल्ट की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। रिजल्ट की जिलावार समीक्षा के दौरान कुछ जिलों का प्रदर्शन बेहतर नहीं पाया गया है। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।